और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। बिकॉज हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है, हम सब कुछ पढ़ते हैं अबाउट लॉज जो कि किसके ऊपर होता है, फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर होता है। जब हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ बात कर रहे हैं जिनका जो रिजल्ट है वो डायरेक्शन के साथ डिपेंड करता है, तो जब आपके सामने ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जहां पर 1+2 इज नॉट 3, किस तरह से रियल लाइफ के अंदर अगर आप उस सिनेरियो को बनाएं जहां पर दो चीज़ें हैं जिनकी अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो वहां पर आपको उसका रिजल्ट क्या मिलता है। फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विजुअलाइजेशन, अगर हमें उसको अच्छे से समझना है। तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन को एक्स वाई जेड में कैसे तोड़ते हैं वो भी वेक्टर्स का पार्ट है जिसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे जब लेक्चर्स की बात करते हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं या बहुत सारे टीचर्स भी हैं, तो वो वहाँ पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। बट मैं यहाँ पर आपके साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मेरे हिसाब से आपको समझना होगा कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, और अगर हमें कोई भी क्वांटिटी वेक्टर्स की फॉर्म में दी जाए तो उसका हमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। तो जैसे जैसे आप फिजिक्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस वेक्टर्स की जरूरत पड़ती चली जाती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था कि ये जो वेक्टर्स है ये बेसिकली एक तरह का आपके पास ऐसा चैप्टर है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेगा। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालम में। और आज हम इस सेशन के अंदर या इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। तो आप सब कहीं ना कहीं वेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जितनी भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे, चाहे क्लास 11th में पढ़ें चाहे आप क्लास 12th में पढ़ें, हर एक चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं वेक्टर्स की एप्लीकेशन ज़रूर होगी। ठीक है, ओके। तो इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एक्चुअली में एक तरह से फाउंडेशन है फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। बिकॉज हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है, हम सब कुछ पढ़ते हैं अबाउट लॉज जो कि किसके ऊपर होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर होता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर हम बात करते हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वो होती है आपके पास में वेलोसिटीज, वो होती है आपके पास फोर्सेस, वो होती है एक्सेलरेशन, वर्क डन, एनर्जी, और बहुत सारी तरह की अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में बांट के रखते हैं। और वो दो कैटेगरीज होती हैं कि एक वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि सिंपली स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट वहीं पर दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनका डायरेक्शन से लेना देना है। जब हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं जिनका जो रिजल्ट है वो डायरेक्शन के साथ डिपेंड करता है, उनको आप सिंपली ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा 1+2 इज 3। तो जब आपके सामने ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जहां पर 1+2 इज नॉट 3, जिसमें 1 का मतलब होगा एक क्वांटिटी जिसकी अपनी एक डायरेक्शन है और 2 का मतलब होगा एक क्वांटिटी जिसकी अपनी एक डायरेक्शन है, तो वहां पर आपको उस डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होगा। आगे चल के जब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से रियल लाइफ के अंदर अगर आप उस सिनेरियो को बनाएं जहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनकी अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो वहाँ पर आपको उसका रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आए कि वेक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है या इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, जब आप वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो आप इस चैप्टर को ईजी भी मान सकते हैं, बट वहीं पर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत हाईली इसको रेट करता हूं। उसका जो रीज़न है वो ये है कि आप 11th और 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स के अंदर वेक्टर्स की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। चाहे हम बात करें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, काइनेमैटिक्स, मोशन इन अ प्लेन, फोर्सेस, चाहे वो नॉर्मल फोर्सेस हों या फिर कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्सेस हो, जहां पर भी आप फोर्सेस की बात करेंगे वहां वेक्टर्स आएगा ही आएगा। और जहां पर भी आप डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, जैसे कि वर्क है, जैसे कि एनर्जी है, जैसे कि टॉर्क है, ये सब
सब कुछ वेक्टर्स की मदद से ही सॉल्व होता है। तो इसीलिए जो चैप्टर है वेक्टर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि वेक्टर्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और आपका इस वेक्टर्स चैप्टर के अंदर फंडामेंटल जो है वो सब क्लियर होने चाहिए। आपका जो वेक्टर्स चैप्टर है वो तो टिप्स पर होना चाहिए, तभी आप इसके कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और जब आप वेक्टर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आपको बाकी चैप्टर्स की भी थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली आप जब वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्शंस की भी बात कर रहे हैं, और वहां से आपकी जो विजुअलाइजेशन है कि अच्छा एक चीज यहां लग रही है, एक चीज यहां लग रही है, विच इज यू हैव टू इमेजिन, तो वो भी बढ़ती है। और फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजुअलाइजेशन, अगर हमें उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स की और देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि हमें वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपके साथ डिस्कस किया कि हमें वेक्टर्स की जरूरत क्यों है, बिकॉज हम फिजिक्स के अंदर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं जिनके अंदर डायरेक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इस पिक्चर के साथ मैं अगर आपको विजुअलाइज कराऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लोग हैं, और वो 3 लोग टग ऑफ वॉर के एक गेम के अंदर हैं, जहां पर एक बंदा इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, दूसरा भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये तीसरा बंदा इधर खड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये एक अलग एंगल पर खींच रहा है, ये एक अलग एंगल पर खींच रहे हैं, और ये आपके पास में एक अलग तरीके से खींच रहा है। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो अगर आप इस चीज को रियल लाइफ में देखें तो होगा क्या, इसकी फोर्स इस तरफ है, इसकी फोर्स इस तरफ है, बट जो बंदा है वो इन दोनों फोर्सेस के कहीं बीच में आपके पास फोर्स लगा रहा है, ताकि वो इन दोनों की फोर्सेस को क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। तो अब आप समझिए यहां पर कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर ये सिंपल एक ऐसी क्वांटिटी होती फोर्स जो कि स्केलर होती, तो वहां पर हमें पता है कि आपका इसका जो डायरेक्शन है और उसका डायरेक्शन है उसका कोई लेना देना नहीं है। बट हम जब रियल लाइफ में देखते हैं तो हमें यही दिखता है कि अच्छा ये वाला इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो कहीं तीसरी फोर्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी वो बैलेंस कर पाएगी। तो इसका मतलब ये जो 2 फोर्सेस हैं इनका जो रिजल्टेंट है या रिजल्ट है वो कुछ इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है। तो अगर इन 2 फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो इस डायरेक्शन में मेरे को मिल रहा है, तो मुझे पता है कि मुझे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगानी पड़ेगी उनको बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए वेक्टर्स के अंदर जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वहां डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज a प्लस b का मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होता है रिजल्ट। ठीक है, a प्लस बी का मतलब सिंपली a प्लस बी नहीं है, अब a प्लस बी विद डायरेक्शंस विल बी समवॉट इन दिस, मतलब कुछ इस तरह से होगा आपके पास। ओके, तो यही हमें समझना होगा वेक्टर्स में कि भाई आपका जो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शंस हैं उनको आप कैसे सॉल्व करते हो, और उसके लिए हमने चीजें डिफाइन कर रखी हैं, और उन चीजों को डिफाइन करके समझने की जरूरत है, फिर हम उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब आती है बात कि वेक्टर्स में हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम किस तरह से अपनी डायरेक्शंस की डिफाइन करेंगे। तो जब डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम अपने स्पेस को 3 ही डायरेक्शंस में डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम 3 ही डायरेक्शंस में कोई भी चीज़ देख सकते हैं या फिर आपके पास अप्लाई कर रहे होते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। तो वहाँ पर हमारे पास 3 ही डायमेंशंस हैं जिसकी हम बात करेंगे, और वो डायमेंशंस हैं आपके पास x, y, z। ओके, तो हमारे पास में जो 3 डायरेक्शंस हम डिफाइन करते हैं वो x एक्सिस, वो है y एक्सिस और वो z एक्सिस है। हर एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एज वेक्टर्स, उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो हम इन ही 3 एक्सिस में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारी थोड़ी जो अंडरस्टैंडिंग है उन डायरेक्शंस को लेके वो थोड़ी बेटर हो जाती है, बिकॉज हम विजुअलाइज कर पाते हैं कि अच्छा ये आपके पास y डायरेक्शन है, ये x है, तो ये आपके पास z डायरेक्शन हो गया। तो हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हमारा बेटर हो जाता है अगर हम इन डायरेक्शंस की बात करते हैं। अगर आप कोई भी रैंडम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम उस डायरेक्शन को तोड़ना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन को x, y, z में कैसे तोड़ते हैं वो भी वेक्टर्स का पार्ट है, जिसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, क्लियर है?
चलिए, तो अब बात आती है कि डायरेक्शंस को हमने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एक्स वाई जेड होगा, बट इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो जब भी हम डायरेक्शंस की बात करेंगे वेक्टर्स में, तो हम वहां पर एक सिंपल टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब बहुत सारे जब लेक्चर्स की बात करते हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं, या बहुत सारे टीचर्स भी हैं, तो वो वहाँ पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। बट मैं यहाँ पर आपके साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज वो आप किसी भी बुक के अंदर पढ़ के भी समझ सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करता है, एंड विच इज़ रिक्वायर्ड टू बेसिकली हैव अ मतलब हेल्प अस डेवलप अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग इन फिजिक्स। ठीक है, तो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे टच करने वाला हूँ जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करने वाला है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स और ये सब चीज़ों से आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर रहा हूँ। और यूनिट वेक्टर्स की हमारे को जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसको डिफाइन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। जब हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो इसलिए जब हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ इस यूनिट वेक्टर को लेके आएंगे तो वो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वो सिर्फ हमें बता देगा कि भाई ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपके पास में एक्स में है कि वाई में है, क्योंकि या फिर जेड में है, क्योंकि यही 3 डायरेक्शंस होने वाली हैं। तो इसका मतलब एक और चीज है कि जब हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे तो हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास में इट इज यूज्ड टू डिफाइन ओनली डायरेक्शंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एंड जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलवेज 1। तो अब जब हम एक्स वाई और जेड में अपने यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। ओके, तो जब हम एक्स डायरेक्शन में डिफाइन करते हैं तो उसमें जो यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कैसे बोलते हैं? आई कैप। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा है? आई कैप से। सिमिलरली वाई डायरेक्शन की बात करें तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करा है? जे कैप से। और जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करा है वो क्या है आपके पास? के कैप। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप बोले कि अच्छा सर नेगेटिव में अगर हम करें कि भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो सिंपली माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करें तो सिंपली माइनस जे कैप, और जेड एक्सिस की बात करें तो सिंपली माइनस के कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। अलोंग एक्स आई कैप, अलोंग वाई जे कैप एंड अलोंग जेड के कैप। ठीक है, एंड ये आपके पास में कुछ मैंने एनलिस्ट कर रखी है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज, जिनको आप एज अ रेफरेंस लेके समझ सकते हैं कि अच्छा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसको मुझे वेक्टर्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वो सब चीज़ों के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ जो क्वांटिटीज लिखी हैं वो है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। मोस्टली आप इन्हीं 4 फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे पूरी क्लास 11th एंड 12th में जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओके। तो अब आता है कि भाई हमारे पास में वेक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को लिख लेते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को लिखना है, और उसके बाद फिर बात आएगी कि अच्छा हम वहाँ पर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की कैसे बात करेंगे। तो सपोजली मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और वो है कि मैंने यहाँ पर इस एक्सिस में ये मेरा ओरिजिन है, और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने ये आपके सामने एक पॉइंट डिफाइन कर रखा है विच इज एक्स वाई जेड। ओके, अब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? पोजीशन। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस की बात करूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था और इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है विथ सम स्पीड, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वेलोसिटी। अगर मैं बोलता हूं कि यहां से शुरू हुआ था और ये आपके पास में कुछ डिफाइन कर रहा है कि अच्छा इतनी एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन, या फिर ये फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, ओके। वहां पर जब मैं एक्सेलरेशन या फोर्स की बात कर रहा हूं, ओके, या फिर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे इस पॉइंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो एरो है वो सिंपली रिप्रेजेंट कर देगा उसकी डायरेक्शन। ओके,
क्लियर है? तो जब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं आपके पास में किसकी, या तो पोजीशन की या फिर डिस्प्लेसमेंट की। और अगर मैं सिंपली इस तरह से एरो की बात कर रहा हूं तो ये एरो आपके पास में उन सब क्वांटिटी जो मैंने डिफाइन करी है उसमें से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है। ओके, क्लियर है? तो अगर पॉइंट की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले बात आती है कि अच्छा इस पॉइंट को मैं अगर वेक्टर्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या फिर विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट जो हमें पहले से ही पता है। यहां पर मैं सबसे पहले इस पॉइंट P का क्या डिफाइन करूंगा, पोजीशन वेक्टर। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो उसको कैसे लिखते हैं, देखो जब भी आपको कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है तो वहां पर आप यूज करोगे किसी भी अल्फाबेट का। तो सपोजली मैं यहाँ पे यूज करता हूँ R और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, एक एरो साइन लगा दूंगा। ये हो गई आपके पास में वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अब इसको इस तरह से समझते हैं कि मुझे इस पॉइंट 0,0,0 से इस पॉइंट P X Y Z पे पहुंचना है। तो अगर मैंने आपको ये टास्क दिया तो या तो आप बोलोगे कि अच्छा मुझे ये डायरेक्शन पता है, मैं सीधा पहुंच जाऊंगा। बट अगर आपको ये डायरेक्शन नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस x डायरेक्शन में चलोगे और इस x डायरेक्शन में कितना यूनिट चलोगे, x यूनिट्स। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो हमारा हो गया x और डायरेक्शन हो गई आपके पास में कौन सी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने सबसे पहले x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करा, x आई कैप, जहां पे x मैग्नीट्यूड है और आई कैप है डायरेक्शन। उसके बाद फिर आपने क्या किया होगा, उसके बाद आप इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में चले होंगे, कितने यूनिट्स, y यूनिट्स। और y डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y j कैप। तो इसका मतलब इस पॉइंट से फिर मैं y एक्सिस के लॉन्ग चला, कितना यूनिट्स, y यूनिट्स। और डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y j कैप। फिर उसके बाद इस पॉइंट से आने के बाद आपने क्या किया, आप चले z एक्सिस में और वहां पर आप चले z यूनिट्स और क्या डायरेक्शन होती है, k कैप। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा आपने टोटल कितना आपने डिस्प्लेसमेंट करा, तो आप बोलोगे कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इस पोजीशन से इस, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का सबसे छोटी दूरी। ओके, तो अगर मैं आपको अभी ये बोलता हूं कि अच्छा वेक्टर्स की टर्म्स में अगर आपको बताना है कि आपने हर डायरेक्शन में कितना कितना डिस्प्लेसमेंट करा और टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी सम ऑफ ऑल दीज डिस्प्लेसमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, दिस इज इक्वल्स टू x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है कि ये जो मेरे पास में r वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे लिखा है, x आई कैप जिसका मतलब है x डायरेक्शन में इतना यूनिट्स, y j कैप जिसका मतलब है y डायरेक्शन में इतना यूनिट्स, और z k कैप z डायरेक्शन में इतना यूनिट। इन तीनों को जब मैं एक साथ लिखूंगा तो मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा डिस्प्लेस करते करते। तो यहां पर यही जो आपके पास में रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मुझे पता है कि x y z, यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो अगर मैं उसको बोलूं कि x है 2, y है 3 और z है 4, तो मेरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, जो कि उस पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और साथ की साथ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इस पॉइंट P को डिफाइन करता हूं, और अगर मैं इस पॉइंट P को डिफाइन नहीं करता, मैं सिंपली बोलता हूं कि दिस डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस या 4k कैप या फिर x i कैप y j कैप z k कैप, तो वहां पर वो जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है वो वेलोसिटी भी हो सकती है, वो एक्सेलरेशन भी हो सकती है, वो फोर्स भी हो सकती है। उसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी है, अगर मैं बोलता हूं कि भैया वेलोसिटी है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी x यूनिट्स है, i मतलब x डायरेक्शन में, y यूनिट्स है y डायरेक्शन में, और z यूनिट्स है z डायरेक्शन में। अब किस तरह का वो मोशन होगा
वो नहीं पता, बट जब हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये सारी जो चीज़ें आपके सामने हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बताती हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड। बट अब बात आती है कि अच्छा, अगर मुझे इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी का नेट मैग्नीट्यूड निकालना हो तो नेट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ओके, तो जब मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब मैग्नीट्यूड ही हो गया। तो जब आपको कोई भी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप दिया जाता है और वहां पर आपको मैग्नीट्यूड की बात करी जाती है तो उस मैग्नीट्यूड को आप सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस मैग्नीट्यूड को आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड सिंपली आपके पास कैसे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसका मतलब है कि आपको सिंपली क्या करना है, जो आपके पास में कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर, जो कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस उसका स्क्वायर और जो जेड के अलोंग है उसका स्क्वायर, सबका सम किया और फिर ले लीजिए अंडर रूट। अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझना चाहें इस तरीके से भी कि ये मेरे पास ओरिजिन है और ये मेरे पास में एक पॉइंट P है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस कि जब मैं एक दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो ये है एक्स वाई जेड, तो मुझे इनके बीच में क्या चाहिए, मुझे इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और जब भी हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि OP डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, यही आएगा जो मैंने लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं बार बार इसको इन टर्म्स ऑफ बोल रहा हूँ कि जब मैंने दो पॉइंट्स डिफाइन करें, बट वहीं पर अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं इसी को लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, v का मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी। तो अगर मेरी वेलोसिटी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेड है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो अब मैं यहाँ पर स्पेस के अंदर या फिर जो मेरी एक्स वाई और जेड वाली एक्सिस उसको लेके स्पेस डिफाइंड है उसमें मैं कोई पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकता। वो सिंपली ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ वेलोसिटी मतलब एक्स मैग्नीट्यूड की है इन एक्स डायरेक्शन, वाई मैग्नीट्यूड की इन वाई डायरेक्शन, जेड मैग्नीट्यूड की है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यही रिप्रेजेंटेशन आपके पास एक्सेलरेशन की भी हो सकती है, यही रिप्रेजेंटेशन आपके पास में फोर्स की भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पर a ले रहा हूँ, फोर्स को मैं यहाँ पर f ले रहा हूँ और उसके ऊपर एक एरो लगा के वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर देता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर देता है। तो जो भी आप वेक्टर की बात कर रहे हो वहां पर आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो। अगर आप पॉइंट्स या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर आप वहां पे पॉइंट्स मार्क कर करके बात कर सकते हो, बट अगर आप वहीं पर वेलोसिटी की बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, फोर्स की बात कर रहे हो, तो वहां पर फिर आप सिंपली बताते हो कि अच्छा इसका ऑब्जेक्ट का ये मोशन है इस डायरेक्शन में इतना, इस डायरेक्शन में इतना, इस डायरेक्शन में इतना। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, और अगर हमें कोई भी क्वांटिटी वेक्टर्स की फॉर्म में दी जाए तो उसका हमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। ओके, सिंपली अंडर रूट ऑफ एक्स में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, वाई में जो है उसका स्क्वायर, जेड में जो है उसका स्क्वायर, सम का अंडर रूट, दैट्स इट। ओके, चलिए, तो अब आता है कि अच्छा ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास ये एरो डायग्राम्स की, और हम जब भी हम दो क्वांटिटीज़ की बात कर रहे होंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो हमें वहाँ पर उनके बीच में एंगल्स की भी बात करनी होगी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमें हमेशा एक ही क्वांटिटी गिवन होगी, ऐसा होगा जहाँ पर हमारे साइमल्टेनियसली दो क्वांटिटीज़ या तीन क्वांटिटीज़ दी होंगी। तो जब भी आपको इस तरह से दो या तीन या चार इस तरह की क्वांटिटीज़ दी जाती हैं और आपको उसको रिप्रेजेंट करना है बस एज अ फिगर,
ताकि आप थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन एरोज की रिप्रेजेंटेशन लेनी है। यहाँ पर हर एक एरो आपके पास डिफाइन करेगी एक तो कि अच्छा ये जी सपोजली इतने मैग्नीट्यूड का है और ये इसका डायरेक्शन है। तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास में कोई एक क्वांटिटी है ए, तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक और क्वांटिटी है बी, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये मेरे को जो एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब मैं अगर बोलूँ कि अच्छा मेरा ये हाथ है जिसमें कोई एक पर्सन इसको किसी एक फोर्स से खींच रहा है और ये एक हाथ है जिसको एक पर्सन इस किसी दूसरी फोर्स से खींच रहा है, अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डायग्राम के बेसिस पे तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली ऐसे कर दूंगा कि यहाँ पर जी एक फोर्स है F1 जो मुझ पे लग रही है और यहाँ पर जी एक और फोर्स है F2 जो मुझ पे लग रही है। अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो कहीं ना कहीं आपके पास कहाँ आ रहा होगा, इस बीच में कहीं आ रहा होगा। अब एग्जैक्टली कहाँ पर आ रहा होगा उसके लिए तो फिर कोई एक लॉ डिफाइन करना पड़ेगा जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट अब आप समझ सकते हैं कि हम किसी भी क्वांटिटीज को अगर हमें डायग्राम के बेसिस पर रिप्रेजेंट करना है जहाँ पे वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो आप यूज किनका करते हो, इन एरोज का। ओके, दूसरा, जब दो आपके पास क्वांटिटीज हैं जैसे कि यहाँ पर फोर्सेस थी तो इनके बीच में एंगल कौन सा है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो सिंपली कौन सा एंगल हम डिफाइन करेंगे, यहाँ से देख के आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम ये वाला एंगल डिफाइन करते हैं। तो फिर ये हमें पढ़ना ही क्यों है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, पता है कि अच्छा जो उनके बीच में होगा, कहीं कहीं पर आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी आ जाएगी कि ये मेरे पास एक वेक्टर है और अब मेरे पास ये एक वेक्टर है। अगर आप पीछे वाले डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो उसमें मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा था कि मेरे पास ऐसे था और मेरे पास ऐसे था। तो जब भी ये एरो डायग्राम्स की बात हम करते हैं तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं एरोस पर, एक को बोलते हैं हम टेल और एक को बोलते हैं हम हेड। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों इसको हम बोलते हैं आपके पास में टेल और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर हेड। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो दोनों वेक्टर्स है इनकी जो टेल है वो कोइंसाइड कर रही है और हेड एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। बट वहीं पर इस डायग्राम की अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टेल है और इस वेक्टर का ये हेड है और दूसरे वेक्टर का यहाँ से टेल है और फिर यहाँ पर हेड है। अब जो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन की अच्छी बात है वो ये है कि जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एरो सिंपली क्या बता रही है, डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं अगर इस वेक्टर को यहाँ पे बनाऊं या फिर इस वेक्टर को उठा के यहाँ बना दूं, मेरे डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन तो तब भी उतनी ही रही। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं दोबारा कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, जहाँ पे मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया बिकॉज हम किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में किसी भी एरो को विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो अब जब मैं बात करूंगा कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वाली डायग्राम में आपके सामने दो एंगल्स बन रहे हैं और वो दो एंगल्स कौन से हैं, एक ये एंगल है अल्फा और एक ये एंगल है आपके सामने बीटा। तो यहां पर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा एंगल लेना है, बट आपको याद रखना है कि हमेशा हमें वो एंगल लेना है जो दो वेक्टर्स की टेल्स के बीच में, और वो कौन सा है कि जब मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास एंगल होगा अल्फा, कभी भी मैं बीटा एंगल नहीं लूँगा। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज़ मैं इसके साथ आपको बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा देता हूँ तो उसका सिंपली मतलब क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरे को माइनस ए रिप्रेजेंट करना है तो माइनस ए रिप्रेजेंट करने का सिंपली तरीका क्या है कि बस एरो का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। इसी तरह से अगर मेरे को माइनस बी रिप्रेजेंट करना है तो इसका डायरेक्शन बस इसको फ्लिप कर दीजिए तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये माइनस बी इधर हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको एरो डायग्राम से समझ में आएगा कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और जब हम इनको वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने आगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स तो फिर हम उनका देख सकते हैं कि अच्छा उनका रिजल्ट कहाँ पर किस डायरेक्शन में होगा। अब बात आती है कैलकुलेशन की
कि अच्छा उनका जो डायरेक्शन है रिजल्ट का वो किस डायरेक्शन में होगा, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो सब। तो वो सब मैथमेटिकल पार्ट है जिसको हम थोड़ा सा देर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब आती है कि अच्छा मेरे पास में एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है, तो हमारे को यहाँ पर एक लॉ दिया गया जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि जब हम वेक्टर एडिशन यहाँ पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम दो अलग अलग वेक्टर्स के सम की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ है जहाँ पर मेरे पास एक ऐसी फोर्स थी, मेरे पास ये दूसरी फोर्स थी, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इधर आ रहा था। अब कितना वो रिजल्ट है वो हमें नहीं पता था, बट विजुलाइज करके हमें समझ में आता है कि इधर आ रहा था। तो बिल्कुल ऐसा ही मैथमेटिकली भी होगा। ठीक है, और जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें देखना होगा कि अगर मेरे पास में अलग अलग वेक्टर्स हैं तो हम उनको ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो एडिशन है वो मैं आपको सिंपली सिखाता हूं कि जब आपको क्वांटिटी गिवन होगी किस समय में किस तरीके से, सपोजिटली एक वेक्टर ए गिवन है विच इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और आपको एक वेक्टर बी गिवन है विच इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जितनी भी हमने अभी तक डिस्कस करी है, बट बोला गया कि भाई इनका सम करना है। तो जब हम इनका सम करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इनका हम सम करेंगे तो लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में वो क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं जिनका जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए और जो सेम डायरेक्शन में हो। तो डायमेंशन वाली जो चीज़ें हैं वो तो हमें समझ में आ गई कि भाई वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन में ऐड कर सकते हैं, आप वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ए और बी की जब मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। और उसके साथ साथ अब जब हम डायरेक्शंस की बात कर चुके हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई सेम डायरेक्शन वाली चीज़ें सेम डायरेक्शन में मैं सिंपली ऐड कर दूंगा, अदरवाइज फिर हमें कोई ना कोई अगर डिफरेंट डायरेक्शंस है तो फिर हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई ये तो आई कैप में, ये आई कैप में, तो सिंपली ऐड कर दो। तो a1 प्लस b1 आई कैप, इसको भी ऐड कर दूं तो प्लस a2 प्लस b2 j कैप, फिर इसको भी कर दूं तो दिस इज a3 प्लस b3 k कैप। तो ऐड कर दिया मैंने सिंपली। ओके, अब अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन करना होता तो सब्ट्रैक्शन भी आपके पास इसी तरह से हो जाता, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल्स टू a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस, सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ पे हाँ प्लस a3 माइनस b3 k कैप। मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो जब हमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप दिया हो तो वहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज वेरी सिंपल कि सेम डायरेक्शन वाली सेम चीज़ में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्शन मतलब ऑपोजिट। बट अगर आपको ये वेक्टर्स कुछ आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में ना दिए हो और आपको सिंपली जैसे एक एरो डायग्राम है, हमें पता है कि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग है, तो अब उसका अगर आपको सम निकालना है तो फिर सम कैसे निकालेंगे, तो वहां पर हमारे को यूज आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसमें क्या है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें एक वेक्टर है ए बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी सी रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर, और अब इन दोनों का जब मैं सम की बात करता हूं, क्योंकि अब डायरेक्शंस अलग अलग हैं तो अब आई कैप प्लस जे कैप के कैप तो लगाएंगे नहीं, तो यहां पर आपके पास इन दोनों की जब मैं सम की बात करता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम की, तो ये होता है आपके पास में इनका सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको मैं कुछ बोल सकता हूं सी वेक्टर। तो अगर आपके पास में ये एक वेक्टर है और फिर ये एक वेक्टर है तो इन दोनों का जो सम है वो कोई ये तीसरा डायरेक्शन आपके पास आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया आपके पास, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
क्लियर है? तो ट्राइंगुलर ज्योमेट्री का हमें यहाँ पर यूज करना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्ट। तो चलिए इसको हम जरा इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरे सामने एक ट्राइंगल मैं बनाता हूं। ओके, तो अब यहां पर मैंने आपके सामने क्या किया है, मैंने वही जो ट्राइंगल हमारे को दिया गया था उसी को खुद से बनाया है और रिप्रेजेंट करता हूं मैं यहां पर इस पॉइंट को सपोजली ओ, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं मैं ए, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं बी। जहां पर ये जो ओ ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा ए वेक्टर और ये जो ए बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ मेरा बी वेक्टर। ठीक है, एंड इन दोनों वेक्टर्स का ये ओ बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो अब हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो सम है वो निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है, हमें ये दोनों चीजें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर रखी है आपके लिए जिसमें मैंने इस वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, जब मैं इस तरह की रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो आप मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो सिंपली ए। तो जब हम यहां पर ये दो बार्स बना देते हैं किसी भी वेक्टर के आगे पीछे तो वो रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और वो मैग्नीट्यूड यहाँ पे सिंपली कितना है, ए। इसी तरह से मैं ए बी वेक्टर की बात करूँ तो ए बी वेक्टर है यहाँ पर बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, बी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ कि दिस इज माई सम पॉइंट सी एंड दिस इज माई 90 डिग्री, तो आप यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं कि ए सी बी कैसा ट्राइंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या चीज़ पता होती है, एक थ्योरम पता होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा दिमाग चल गया है कि हम पाइथागोरस थ्योरम से ये जो ओ बी है इसका रिजल्ट मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बट शर्त है कि हमें इस OC का मैग्नीट्यूड पता हो और इस BC का मैग्नीट्यूड पता हो। ठीक है, अब जब भी हमको इस तरह से वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड होते हैं तो वहां पर हम उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को भी बात करते हैं, और यहां पर जो एंगल है सिंस हम पहले से पढ़ के आए हैं वो एंगल है आपके पास में ये विच इज थीटा। तो अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, सो दिस हेयर इज माई x एंड दिस हेयर इज माई y। तो अगर इस छोटे से ट्राइंगल की बात करेंगे तो हमें पता है x ओवर b विल बी हाउ मच, cos थीटा, एंड y ओवर b विल बी हाउ मच, sin थीटा। तो यहां से मेरे पास ये जो AC है विच इज x वो आ जाएगा सीधा सीधा कितना, विच विल बी b cos थीटा, और यहां से y भी मेरे पास कितना आ जाएगा, विच विल बी हाउ मच, b sin थीटा। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास में OA तो मुझे पता था कि कितना है A यूनिट्स, AC मेरे पास कितना आ गया B cos थीटा यूनिट्स, और मेरे पास AC कितना आ गया है B sin थीटा यूनिट्स। अब मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल की दोनों साइड्स जो कि बेस एंड परपेंडिकुलर्स हैं वो पता है, तो मैं सीधा सीधा हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, OB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। ये मेरे पास में आ गया है। अब इनको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे पता है OB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC, O से A तक कितना है A, और A से C कितना है आपके पास B cos थीटा। तो दिस इज A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, एंड CB इज हाउ मच, B sin थीटा, तो B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब तो आपको सिंपली ओपन अप करना है, तो OB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, विच इज ओ बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो दोनों टर्म्स हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को कंबाइन करके मुझे पता है कि सिंपली क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कितना आता है, वो रिजल्ट है कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से ओ बी मेरे पास कितना आ गया, ओ बी मेरे पास आ गया है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर a का मतलब क्या है, जो वेक्टर a था उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या है, जो वेक्टर b था उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर टाइम्स कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो ये जो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ये तब आप यूज करोगे जब आपको पता है कि दो वेक्टर्स आपको गिवन है, बट उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ना ही पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, कुछ अलग है। तो जब आपको ऐसे वेक्टर्स दिए जाएं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में और आपको उनका सम निकालना है रिजल्ट, तो आप उस रिजल्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो बच गई है और वो है आपके पास द एंगल। कि भाई वेक्टर का मतलब तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन की तो अभी तक बात नहीं करी कोई, हम करेंगे डायरेक्शन की बात और अभी करेंगे डायरेक्शन की बात, क्योंकि जब हम वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हो गया ये वाला। अब इस डायरेक्शन का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें कोई रेफरेंस के रिस्पेक्ट में करना होगा, और हमें पता है कि ये मेरा रेफरेंस है और इससे इतने एंगल पर जा रहा है। ठीक है, तो जब मैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ एंगल। सो दिस इज माई एंगल अल्फा, जो कि ये जो रिजल्ट है ये आपके पास में वेक्टर ए के साथ बना रहा है। और अगर मैं इस अल्फा एंगल की बात करूं तो मुझे पता है कि अगर मैं ये वाली साइड लूं और ये पूरी साइड लूं तो मेरे को क्या दिखाई देता है, टैन अल्फा। तो मैं जब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करता हूं तो वहां पर जब ट्राइंगल लॉ लगा रहे होते हैं तो वहां पे हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय फाइंडिंग टैन अल्फा। और वो टैन अल्फा यहाँ पर कितना आएगा, अगर हम देखें तो y ओवर a प्लस एक्स। तो टैन अल्फा मेरे पास कितना होगा, y ओवर a प्लस एक्स। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू y ओवर a प्लस एक्स। तो y यहां पर कितना है, y यहां पर है b साइन थीटा, तो दिस इज b साइन थीटा। a तो a है और x आपके पास में कितना है, x आपके पास में है b cos थीटा, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू तो b cos थीटा। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला आ गया है विच इज b साइन थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपके पास में टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विद वेक्टर a। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से आपका रिजल्ट निकालते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जिनका हमें सम करना है। और उस रिजल्ट में आपको एक तो मिलेगा रिजल्ट का मैग्नीट्यूड और साथ साथ कितने एंगल पर वो है। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसी चीज़ पर और देखिए कि कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। तो मुझे सपोजली दे दिया गया है कि मेरे पास रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी तरह से कर रहा हूँ, दिस इज ए वेक्टर और मुझे कुछ ये एक और वेक्टर दे दिया गया है बी वेक्टर, और मुझे पता है इन दोनों का जो सम है वो आपके पास क्या होगा, ये एक वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। इसके साथ साथ मुझे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो दी गई है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो सपोजली है आपके पास 60 डिग्री। अब मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है विच इज 4 यूनिट्स और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है विच इज हाउ मच 3 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। और इनके बीच में जो एंगल है वो भी मुझे दे दिया गया है विच इज हाउ मच 60 डिग्रीज।
तो सबसे पहले बात आती है कि अरे हमें यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज सी वेक्टर, इसका मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो जरा बात करते हैं। तो मुझे पता है सी को मैं कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। ए का मतलब यहाँ पे कितना है 4, 4 का स्क्वायर। बी का मतलब यहाँ पे कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्रीज। अब दिस विल बी 16 प्लस 9 प्लस 2 4 8 3 24 इंटू 1/2। तो यहाँ से मेरे पास सीधा सीधा कितना आता है 25 प्लस 12 रूट 37। तो रूट 37 आ रहा है। अब ए वेक्टर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बी वेक्टर भी उसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो सी वेक्टर है वो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब रिजल्ट। तो ये तो हो गई आपके पास में किसकी बात, मैग्नीट्यूड की। बट अगर मेरे को डायरेक्शन की भी बात करनी है तो आई विल टॉक अबाउट दिस एंगल अल्फा। तो tan अल्फा का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास में, ये वाला b sin थीटा विच इज b sin 60 ओवर पूरा बेस विच इज a प्लस b cos 60, a प्लस b cos 60। आप सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यूज को, तो b कितना है 3 sin 60 रूट 3/2, a कितना है 4 और b है अगेन आपके पास 3 cos 60 इज 1/2। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, अब वो हो सकता है कि जो आपको ऑलरेडी एंगल्स पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 उनकी टर्म्स में हो। अगर उनकी टर्म्स में नहीं होगा तो फिर यू विल लीव योर आंसर इन दैट फॉर्म ओनली, और आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा अगर वैल्यूज को आप अप्रोक्सीमेट करना चाहे कि इतने एंगल पर बन रहा होगा। ठीक है, अगर इन एंगल्स के अलावा आपको कोई और वैल्यू दी जाए तो आप उसका एग्जैक्ट एंगल नहीं निकाल सकते, तो बस आप अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये है तरीका जिससे आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से किसी भी दो वेक्टर्स के सम का रिजल्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर यहीं पर सम की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाता तो क्या होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसकी अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं आपके लिए तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती कि आपने ये वेक्टर ए वेक्टर बनाया, तो अब माइनस बी वेक्टर का मतलब सीधा सीधा हमें पता है कि हमें सिंपली उसकी बस क्या करनी है, डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो अब रिजल्ट की अगर हम बात करें तो मुझे पता है कि रिजल्ट यहां से शुरू होता है और यहां तक आता है, तो दिस विल बी माय रिजल्ट। और ये रिजल्ट कितना होगा, ये होगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दिस विल बी माय रिजल्ट। तो अब बात करते हैं कि अच्छा इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड की जब हम बात करेंगे तो अब देख सकते हैं आप कि अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, सो दिस वाज माय बी वेक्टर, और अगर हम एंगल की बात करें तो दिस वाज माय एंगल थीटा। बट अब मुझे माइनस बी वेक्टर के साथ करना है, तो अब मेरा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में कितना, पाई माइनस थीटा। तो अब मैं रिजल्ट की बात करूंगा विच इज अगेन मैं इसको लिख देता हूं डी वेक्टर। तो डी वेक्टर मेरा जो होगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2ab कॉस ऑफ, अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर कितना है, पाई माइनस थीटा। एंड हमें पता है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर जो हमारे पास रिजल्ट आया जब हम ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। बट अब जब आप एंगल की बात करोगे बिटवीन द रिजल्टेंट एंड दिस, तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास में अल्फा, जिसको आप अगेन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो बस ये डिफरेंस आता है जब आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन
हो जाता है। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब अलग से कुछ नहीं है, सिंपली वेक्टर का डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, चलिए तो चलते हैं आगे। अब एक और आपके सामने लॉ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ट्राइंगल में दो साइड्स इस तरह से थी, बट वहीं पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अगर आप यहाँ पर फिगर देखेंगे तो पैरेललोग्राम में फिगर कैसे बन रही है, यहाँ से आपके पास में दिस इज, यहाँ से ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है और फिर यहाँ से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ट्राइंगल में क्या था, ये वेक्टर था, फिर ये वेक्टर था, इसी वेक्टर को उठा के हमने यहां रख दिया। ठीक है, तो अभी भी ये तो सेम ही वेक्टर रहेगा। तो दिस इज माय क्यू वेक्टर, दिस इज माय, अब इसी को उठा के मैं यहां रख दूं तो ये मेरा पी वेक्टर बन जाएगा। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो ये वेक्टर सेम है और सेम डायरेक्शन है, तो मतलब पैरेलल, और ये वेक्टर सेम है, पैरेलल भी है। तो ये पूरा आपके पास में कैसा फिगर बन के आ रहा है, ये आपके पास बन के आ रहा है पैरेललोग्राम। और इसमें जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सिंपल है कि भाई रिजल्टेंट हमेशा होगा आपके पास में अलोंग द डायगोनल। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसके अलोंग ये आर वेक्टर होगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। और रिजल्ट का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो वही है, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्राइंगल भी तो दिख रहा है। तो जो रिजल्ट हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का निकाला है वही रिजल्ट आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का होगा। ठीक है, क्लियर है? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, बस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स इट। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपके पास बहुत सारे जब वेक्टर्स आ जाते हैं which can be represented in terms of a polygon, तो वहां पर रिजल्ट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सपोजली मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं यहां पर कि मेरे पास में ए वेक्टर है, ये यहां से मैं शुरू कर रहा हूं ए बी, फिर एक वेक्टर है ये विच इज सी, फिर एक वेक्टर है ये विच इज डी, फिर एक वेक्टर है ये विच इज ई। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर कि ये मेरे पास में अलग अलग वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर जब मैं इन ए बी, इस वेक्टर बी सी, इस वेक्टर सी डी और इस वेक्टर डी ई की बात करूँगा, तो आप देखो कि मैं कैसे रिजल्ट निकालता हूँ इनका, और वो रिजल्ट किस तरह से एक पॉलीगन को कंप्लीट करेगा। इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ बी, इसको मैं बोल देता हूँ सी, इसको मैं बोल देता हूँ डी। अब अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करूंगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटिंग माय दिस वेक्टर। सो दिस इज माय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये मेरे पास में हो गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर मैं इस वाली वेक्टर और इस वाले वेक्टर को ज्वाइन कर दूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास अगेन ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आपके लिए देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अब अगेन आप देख रहे हैं कि अच्छा ये एक वेक्टर बन रहा है और ये एक दूसरा वेक्टर बन रहा है। तो अगर अब मैं इसको और इसको ऐड करने जाऊंगा तो मेरे पास इनका रिजल्ट कहाँ बनेगा, देख सकते हैं आप, और इनका रिजल्ट बनेगा कुछ ऐसा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपके पास में कोई वेक्टर्स इस तरह से एक पॉलीगन की शेप में है तो वो वहाँ पर आपका जो फाइनल जो वर्टिसेस जो बच जाते हैं उन दोनों को जो आप ज्वाइन करोगे तो वो बेसिकली उन सारे वेक्टर्स का क्या रिजल्ट ही होगा। तो यहाँ पर मेरे पास में जो वेक्टर ए ई है जिसको मैं ई वेक्टर लिख लेता हूँ, तो ई वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दिस इज माय रिजल्ट वेक्टर। और वहीं पर अगर मैं इस पॉलीगन को पूरा कंप्लीट कर देता, पॉलीगन को पूरा कंप्लीट करने का मतलब कि अगर मैं ऐसे जाता, फिर ऐसे गया था, फिर ऐसे गया था, फिर ऐसे गया और अब मैं ऐसे आ गया,
तो अब इस पॉइंट पर मैं रुक गया था तो मेरा रिजल्ट ये वाला हो गया। बट अगर मैं वापस उसी पॉइंट पर आ गया तो मेरे पास में अगर दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, तो इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा? वो होगा आपके पास में 0, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि ये जो था जब इस वाले पॉलीगन में रिप्रेजेंटेशन थी तो वो सम था, बट अब इस वाले पॉलीगन में ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई? इसका उल्टा हो गया। तो इसका उल्टा हो गया तो यहां से आप चले घूम घाम के पूरा उसी पॉइंट पर आ गए तो आपके पास में नेट कितना होगा? 0। तो अगर आपका कोई भी एक पॉलीगन है जिसमें हर एक साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और आप चल फिर के वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हैं तो उन सब वेक्टर्स का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा? 0। और अगर इस 0 के ऊपर हम एक रिप्रेजेंटेशन कर दें ऐसे तो इसको इसी को हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप बेसिकली उसका कोई फायदा नहीं है ना हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और हमें डायरेक्शन चाहिए। जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो डायरेक्शन की क्या बात करेंगे? तो इसलिए ये सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए है, इसका एक्चुअल में कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, बस आपको टर्म पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं और अब आता है आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेक्टर्स का, जिसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इन ऑल दी चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, जिसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। जब आप क्लास 11th में पहला चैप्टर उठाते हैं विच इज़ काइनेमैटिक्स, वहाँ से शुरू होता है और आपके पास ये चलता रहता है जब तक आप 12th का चैप्टर नहीं करते EMI। वहाँ तक आपका ये जो वेक्टर्स है, इसका ये जो आपका कॉन्सेप्ट है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स, वहाँ तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ता। कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में किसी ना किसी तरीके से लगता रहेगा, बिकॉज हर एक फिजिकल क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको दी जाएगी इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, या z वो किसी और डायरेक्शन में भी दी जा सकती है। तो जब किसी और डायरेक्शन में दे दी जाती है तो वहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स ये अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट में अगर आपके पास, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये एक वेक्टर है मेरे पास में r। अब ये मैं देख रहा हूँ कि इसके साथ एक एंगल थीटा पर है। तो जब मेरे पास यहाँ पर ये वेक्टर एक अलग ही डायरेक्शन में है अदर देन दी वंस विच वी हैव डिफाइंड x, y, z, तो वहाँ पर इस वेक्टर को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? ओके, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे में मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आपके पास में दो डायरेक्शंस बना दी हैं, जहाँ पर ये डायरेक्शन सिंपली मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, एंड दिस इज योर एंगल थीटा। तो जब भी आपको कोई एक वेक्टर दिया जाए एक अलग ही डायरेक्शन में, जहाँ पर वो ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल सकता हूँ ना ही वर्टिकल डायरेक्शन बोल सकता हूँ, मतलब ना ही x के अलॉन्ग है ना ही y में, तो किसी तीसरी डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर आप उसको उसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक को बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, जब भी हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं जिसका मतलब है एंगल के साथ वाला, वो हमेशा कंपोनेंट कितना है? r cos थीटा। ओके, और जब भी आप बात करोगे वर्टिकल वाले की, तो मतलब एंगल के सामने वाले की, तो वो हमेशा कितना होगा? r sin थीटा। तो जब भी आपको कोई भी एक वेक्टर दे दिया जाए और वहाँ पर आपको बोला जाए कि ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस या y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ठीक है, ओके, मतलब कि मुझे सपोजिटली एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर ये मेरा एक x डायरेक्शन है और ये मेरा एक y डायरेक्शन है, जहाँ पर x डायरेक्शन के साथ में इसका एंगल है थीटा। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ कंपोनेंट है अलोंग x और कुछ कंपोनेंट है अलोंग y, मतलब x डायरेक्शन में कुछ इसका कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में इसका कुछ कंपोनेंट है, और वो कितने होंगे? वो होंगे
v cos थीटा और वो होगा v sin थीटा। और अगर मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना होगा तो मुझे पता है x के अलॉन्ग i कैप होता है, y के अलॉन्ग j कैप होता है। तो ये होता है आपके पास में रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स, कि जब आपको कोई वेक्टर एक अलग ही डायरेक्शन में एक एंगल बनाता हुआ मिल जाए तो वहाँ पर आप दो एक्सिस बनाइए अपनी, x और y एक्सिस, और उन एक्सिस के अलॉन्ग उस वेक्टर को तोड़ दीजिए। जहाँ पे x के अलॉन्ग जो आपका वेक्टर आएगा उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और y के अलॉन्ग जो आएगा उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। और इस तरह से उस पर्टिकुलर वेक्टर को उन दोनों डायरेक्शंस में सिंप्लीफाई करना और विजुलाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत कॉन्सेप्ट। और आप देखेंगे कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि एक अलग ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जिसमें साइमल्टेनियसली x और y में चल रहा है, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, x में अलग सॉल्व करते हैं, y में अलग करते हैं। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस भी लग सकती है, तो उसमें x में देख लो कि अच्छा इसका फोर्स का इतना कंपोनेंट आ रहा है, y में देख लो, और फिर और कोई भी फोर्सेस अगर आती हैं उसके साथ में तो उनको भी उसके साथ सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, इस पर एक फोर्स लग रही है ऐसे F1 और एक फोर्स लग रही है ऐसे F2। अब यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आपके सामने दो एक्सिस बना दूंगा, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि अच्छा ये एंगल कुछ इसका है θ1 और ये एंगल इसका कुछ है θ2। तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर फोर्सेस को सिंप्लीफाई करना चाहूँ और फिर इनका रिजल्ट निकालना चाहूँ तो देखिए मुझे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एंगल के साथ हमेशा आता है कॉस, और इसी तरह से एक कंपोनेंट आएगा इधर विच इज F2 cos θ2, और इसी तरह से इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर F1 sin θ1, और इसी तरह से इसका भी कंपोनेंट आएगा प्लस F2 sin θ2। तो कंपोनेंट में ब्रेक करने का मतलब हुआ कि इसको एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से इसको एक नीचे और एक ऊपर की तरफ। तो मैं देख रहा हूं कि ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक अलग अलग डायरेक्शन में थी, तो बाय सिंपली रिजॉल्विंग इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस वन अलोंग वाई एक्सिस, हम उन सिंपली फोर्सेस का रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इसका आगे आपको कुछ नेट आ जाएगा, इसका कुछ नेट आ जाएगा, फिर आप एक और फोर्स डायग्राम बनाएंगे कि अच्छा ठीक है इन दोनों का नेट इस डायरेक्शन में है और उन दोनों का नेट उस डायरेक्शन में है। तो अब मुझे पता है कि रिजल्ट कहाँ होने वाला है, रिजल्ट कुछ इधर होने वाला है। तो आप बहुत आसानी से अपना फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं जब आप वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब जो टॉपिक है उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, हमने पढ़े हैं आपके पास में जहाँ पर हम वेक्टर्स का एडिशन करते हैं, जहाँ पर हम वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि अच्छा जो वेक्टर्स हैं अगर वो किसी भी एक डायरेक्शन में हो तो हम उनके कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, तो जब हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, तो बहुत ही सिंपल था, जहाँ पर कि अगर आपके पास वेक्टर्स के कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो सारे एक्स एक्सिस वाले ऐड हो रहे हैं, अगर वाई एक्सिस में तो सारे वाई एक्सिस वाले ऐड हो रहे हैं, और जेड एक्सिस में तो सारे जेड एक्सिस में ऐड हो रहे हैं, और सब्ट्रैक्शन था तो उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी हो रहा था। बट कहीं पर भी अभी तक हमने वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन जैसा ऑपरेशन नहीं पढ़ा है। तो अब जब हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने वाला ऑपरेशन लगाना है तो उस ऑपरेशन को हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया। पहली जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर का मतलब क्या होता है, वो सारी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब नाम में ही आपके पास लिखा हुआ है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, तो या इसका मतलब जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स
के ऊपर ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं तो वहां पे जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसी के साथ आप एक और चीज यहां पे देखते हैं जो कि मेंशन है प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट का ही एक एप्लीकेशन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ ही डाल दिया कि प्रोजेक्शन क्या मतलब होता है आपके पास में। तो डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे पहले और उसके बाद उसी का एक छोटा सा पार्ट है प्रोजेक्शन, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइंड है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड है आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस अल्फा। जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा है आपके पास में एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा एंगल है आपके पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम डॉट प्रोडक्ट की जाए तो आपके पास डेफिनेशन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फा। बट हमें डॉट प्रोडक्ट करना ही क्यों है, तो डॉट प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशन है कि हमें किस जगह पर डॉट प्रोडक्ट लगाना होता है, तो डॉट प्रोडक्ट की जो पहली एप्लीकेशन है वो है कि जब आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो वहां पर हमेशा डॉट प्रोडक्ट काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की वो ये कि जब भी आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना होता है। और दूसरी जो है वो ये कि जब आपको कोई दो वेक्टर्स गिवन है और उन दोनों वेक्टर्स को आपको ऑपरेशन लगाना है मल्टीप्लिकेशन का, बट उन दोनों वेक्टर्स से आपको एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो वहां पर हमेशा हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। जैसे कि फिजिक्स में जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और फिजिक्स में वो वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिक्स में वर्क डन डिफाइन होता है W इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें वर्क डन चाहिए जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर आपके पास में वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो ये हो गया आपके पास में वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है, जहां पर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या देख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों ही एप्लीकेशंस को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहली कि एंगल निकालने के लिए और दूसरा कि जब दो वेक्टर्स हैं और उनका हमें प्रोडक्ट करना है और रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर होनी चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए जरा इसका करते हैं कि करते कैसे हैं आपके पास। तो देखो मैं आपके लिए सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं और वो एग्जांपल है ए वेक्टर मैंने ले लिया है विच इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये मेरे पास में मैंने ए वेक्टर ले लिया है। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए तो दो वेक्टर्स चाहिए, तो मैं एक और वेक्टर ले लेता हूं विच इज बी वेक्टर। तो बी वेक्टर है आपके पास में b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब जब मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर करूंगा तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a वेक्टर को लिख दीजिए a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो आपके पास मैंने ये ए वेक्टर लिख दिया है और मैंने यहां पर आपके सामने क्या लिख दिया है, ये दूसरा बी वेक्टर लिख दिया है। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट को करते हैं तो वहां पर आपके पास आप क्या करिए, पिक करिए ये I1 वाली टर्म्स को, ये आई कैप वाली सॉरी, पिक करिए इस टर्म को। अब जब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स करते हैं जो ब्रैकेट्स में होते हैं तो एक नंबर को बाकी सारी क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वेक्टर्स में आपको क्या करना है, जब डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर बीच में डॉट है, तो आपको जब दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है तो उसमें जो आई कैप वाली टर्म है उसको सिर्फ यहां पर आई कैप वाली टर्म से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। और उसमें भी क्या करना है, आई कैप और आई कैप को रहने दीजिए और सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स को उठा लीजिए A1 और B1।
तो जब आप यहां पर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो पहली टर्म लिखोगे आप वो क्या लिखोगे, A1 B1, बस हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आप किस टर्म पर आओगे, इसके बाद आप इस दूसरी टर्म पर आओगे, और अगर यहां पर ये जो टर्म है जे कैप की है तो यहां पे भी आप कौन सी टर्म पिक करोगे, जे कैप वाली। तो अगेन जैसे ये वाला किया था जिसमें हमने कोफिशिएंट्स लिखे A1 B1, तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे, विच विल बी A2 B2। हो गया बस। इसके बाद तीसरी टर्म पे फॉरवर्ड करेंगे जिसमें है के कैप, और वो है आपके पास के कैप का के कैप के साथ, तो वो कितना आ जाएगा, A3 B3। तो बस ये आपके पास में इन दोनों वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, जब डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आई कैप वाली चीजें आई कैप के साथ, जे कैप वाली चीजें जे कैप के साथ, और के कैप वाली चीजें के कैप के साथ, और उसमें भी आप सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखोगे, कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन लिखोगे। ओके, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं नॉर्मल नंबर्स का, बिल्कुल उसी तरह से करना है। बस फर्क क्या है, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, और के कैप का के कैप के साथ। ठीक है, ओके। हमने यहां पर आई कैप का जे कैप के साथ क्यों नहीं किया, या फिर आई कैप का के कैप के साथ क्यों नहीं किया डॉट प्रोडक्ट, तो इसके लिए हमें किस चीज को समझना पड़ेगा, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस अल्फा। तो सपोजिटली मैं बात करता हूं कि ए वेक्टर का मतलब मेरे पास में है A1 आई कैप, और बी वेक्टर का मतलब है मेरे पास में B2 जे कैप। तो दिस इज B2 जे कैप। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड विल बी A1, मैग्नीट्यूड विल बी B2 कॉस अल्फा। अब अगर आप देखें तो आई कैप और जे कैप मतलब एक है एक्स एक्सिस और जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पर मैं कितना डालूंगा, यहां पर मैं डालूंगा A1 B2 cos 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है आपके पास में 0। तो इसका मतलब जब आप ऐसी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0। इसीलिए कहीं पर भी जब मैंने डॉट प्रोडक्ट करा तो आई कैप का जे कैप के साथ नहीं, जे कैप का आई कैप के साथ नहीं, और जे कैप का के कैप के साथ नहीं, आई कैप का के कैप के साथ नहीं, कहीं पर भी दो अलग डायरेक्शंस का मैंने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं करा है। सिंपली सेम डायरेक्शंस का ही मैंने करा है, बिकॉज उनके बीच में जो एंगल होगा या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 अगर ऑपोजिट है तो। क्लियर है, इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लीजिए या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर। तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा है, वो कॉम्यूटेटिव इन नेचर है। मतलब अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख रहे हैं वो बराबर है किसके, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों ही चीजें स्केलर है और स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव नेचर हो गया इसका, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब लेते हैं हम एक एग्जांपल जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट भी निकालते हैं और एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स भी निकाल लेते हैं। तो मुझे एक जनरल एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं जिसमें मुझे दे दिया गया है कि सपोजली एक वेक्टर ए है विच इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और एक वेक्टर बी है विच इज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और मुझे बोला गया कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बताइए, और फिर मुझे बोला गया कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट आई कैप
प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब पीछे हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ और के कैप वाला के कैप के साथ। बिल्कुल वही चीज हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 2 -2, प्लस 2 इंटू -1 तो -1। सो दिस विल बी 2 - 2 -2। तो कितना आ गया आपके पास में आंसर? -2। तो इसका मतलब मेरे पास इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आ रहे हैं? -2। और जब भी आपके पास में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो उसका मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, वो कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अब एंगल की बात करेंगे तो मुझे पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स कॉस अल्फा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकाल चुके हैं विच इज हाउ मच? -2। अब किसी भी वेक्टर का हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप दिया गया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है। जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना आता है? ये आता है आपके पास में 4 + 4 प्लस √9 विच इज इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास में ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 3। इसी तरह से हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज अगेन हाउ मच? 4 + 1 5 + 1 6। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? √6। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है √6 कॉस अल्फा। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी विच इज हाउ मच? -2/3 √6। तो अब ये आपके पास में एंगल की वैल्यू आ गई है। अब ये एक जनरल एंगल नहीं है जो हमें पता होते हैं लाइक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। तो यहाँ पर सिंपली आप अपना आंसर जो है वो इसी टर्म्स में छोड़ सकते हैं या फिर व्हाट यू कैन डू इज आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनवर्स विच इज अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -2/3 √6। अब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल इन्वर्स में आता है और वहाँ पे कॉस इन्वर्स होता है तो उसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है आपके पास पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ 2/3 √6। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन योर एंगल कि दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो याद रखिए कि जब भी आपको कहीं पर भी दो वेक्टर से एक स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट, या फिर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए तो ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट था प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का मतलब है कि जब आपके पास में कोई भी दो रैंडम वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर भी समझाता हूं मैं आप लोगों को। तो सपोजली मेरे पास कोई वेक्टर ए गिवन है which is 2i cap plus j cap plus k cap। तो ये मेरा कोई एक वेक्टर है a वेक्टर। ठीक है, अभी ये मैंने इस तरह से बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके पास में एक मेरी सिंपली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया है। ओके, एरो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। इसी तरह से मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, सपोजली मेरे पास बी वेक्टर ये है और ये कुछ मेरे पास ऐसा हो गया विच इज आई कैप बी वेक्टर। अब मुझे बोला गया, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको हमने बोला था रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। बट अगर मुझे
किसी एक वेक्टर का सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए, इस वेक्टर का सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए जो इस वेक्टर के अलोंग हो। अगर मुझे किसी एक वेक्टर का सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए जो कि अदर देन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलावा किसी वेक्टर के अलोंग हो, तो वहां पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? वहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किस चीज का? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो जब हमें इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट चाहिए ए वेक्टर के अलोंग, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए ए वेक्टर के अलोंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, ओके। तो जब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा वेक्टर्स गिवन हो और वहां पर आपको कुछ एक प्रॉब्लम के अंदर जरूरत पड़ रही है जहां पर आपको एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग चाहिए, ओके, तो वहां पर हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। और जब हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो सपोजली दिस इज योर एंगल अल्फा, तो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट आता है इसके अलोंग वो होता है आपके पास में कितना? बी कॉस अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस अल्फा। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या है? हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस अल्फा। अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में थोड़ा सा भी ध्यान दें तो यहां पर आपको ये जो बी कॉस अल्फा है वही तो हमें चाहिए। तो इसका मतलब हमें बी कॉस अल्फा चाहिए, तो बी कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो हमारे पास में आएगा इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। तो यहां पर मुझे इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग क्या चाहिए? एक प्रोजेक्शन कंपोनेंट चाहिए जिसको हम प्रोजेक्शन का नाम दे रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा? ए वेक्टर लिखिए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर लिखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ओवर, ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? अगर हम देखें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास में अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज हाउ मच? रूट 6। तो यहाँ पे डिवाइड कैसे कर देंगे आप? रूट 6 से। अब आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो लेना आता है, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो 2 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 ओवर रूट 6। सो दिस इज हाउ मच? 4 ओवर रूट 6। तो आपके पास इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग जो प्रोजेक्शन है वो कितना है? 4 रूट 6। ठीक है, क्लियर है? तो अब प्रोजेक्शन एक कॉन्सेप्ट है जो कि वेक्टर्स में मोस्टली अगर हम बात करें तो इसके ऊपर मैथमेटिकल ही क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है। सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन बता दीजिए। ओके, ठीक है, तो आई गेस आपको अब डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं वेक्टर्स के लास्ट टॉपिक पे जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि जब दो वेक्टर्स का हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा तो अभी हमें कौन सी क्वांटिटी मिली है? स्केलर। बट अब दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में हमें कभी स्केलर वो वेक्टर क्वांटिटी भी तो चाहिए हो सकती है। तो अब किस तरह से दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी उसको हमें देखना है। ठीक है, तो आते हैं हम किस पर? क्रॉस प्रोडक्ट पर। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको हमने कैसे लिखा है? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पर आप इस फिगर को देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है एक वेक्टर ए, ये मेरे पास में एक वेक्टर ए है, ये मेरे पास में एक वेक्टर बी है। और जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से कुछ रोटेशन सा हो रहा है। तो जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो वहाँ पर हम एक रूल यूज़ करते हैं और उसको बोलते हैं
राइट हैंड स्क्रू रूल। सिंस हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होगा और वेक्टर का मतलब डायरेक्शन होता है, तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको अपने पाम को स्ट्रेच करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो अपने पाम को स्ट्रेच कर दीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और फिर आपको क्या करना है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की तरफ आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करा, तो ये जो थंब है ये हमेशा आपको किसकी डायरेक्शन देगा, ये हमेशा आपको देगा वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू रूल, इस तरह से। ओके, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, बिल्कुल हल्का सा, तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास में डायरेक्शन है, ये जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब भी आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो हमेशा गिवन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो सपोजली मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और मैं इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो या तो मुझे वेक्टर इस डायरेक्शन में मिलेगा या फिर मुझे वेक्टर इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसका मतलब जिस भी प्लेन में ये है उस प्लेन के हमेशा मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इनका क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट भी हो गया कि जब भी हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स से एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो समझ जाना है कि दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई डायरेक्शन तो पता लग गया, बट करना कैसे है। जो वेक्टर आएगा आपके पास में उसके पास मैग्नीट्यूड भी तो होता है, तो हमें वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे निकालना है वो सीखना होगा। तो मैं दोबारा आपके सामने क्या ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में एक वेक्टर ए है विच इज हाउ मच, नंबर्स ही ले लेते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके पास में, विच इज अगेन 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर में ले लेता हूँ आपके लिए i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब मुझे बोला गया कि भैया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकाल दो, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकाल दो। तो मैंने लिखा इसको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू, अब जब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पर एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत आसानी से पता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, बट अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो दिस इज अ न्यू टॉपिक टू यू। डिटर्मिनेंट तो होता क्या है कि हमारे पास में हम जब नंबर्स की बात करते हैं मैथ्स के अंदर, और वहाँ पर वो जो नंबर्स हैं उनको अगर हमने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगा रखा है, विच इज़ इन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वहाँ पर उनका अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ करना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, डिटर्मिनेंट की। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास में ये दो क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पर हमें इन दोनों क्वांटिटीज़ का क्या करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, जहाँ पर दिस इज़ माई 1 रो एंड दिस इज़ माई 2nd रो। ओके, और इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स की मदद लेनी पड़ती है। तो वो दिखता कैसे और उसको यूज़ कैसे करते हैं। आपको जब भी डिटर्मिनेंट की बात करनी है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरह से 2 लाइंस बना देंगे, 2 लाइंस बना दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि मेरे पास में है आई कैप, जे कैप, के कैप। तो सबसे पहली जो रो है वो आप बनाओगे आई कैप, जे कैप और के कैप की। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आई कैप वाले नंबर्स कौन कौन से हैं दोनों वेक्टर्स में। तो आई कैप वाले नंबर्स हैं, एक तो यहाँ पर है 2, तो 2 लिख दीजिए, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, और ये जो ऑर्डर है
ये आप फॉलो करोगे इस चीज को देख के कि यहाँ पर ए वेक्टर पहले है और बी वेक्टर बाद में है, तो ए वेक्टर वाली जो चीजें हैं पहले आएंगी, बी वेक्टर वाली जो चीजें हैं वो बाद में आएंगी। इसके बाद जे कैप वाली चीज उठाइए, दोनों जगह 1 और 1 है। इसके बाद के वेक्टर वाली चीजें उठाइए, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। ठीक है, आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताए जाएंगे टू सॉल्व वेक्टर प्रोडक्ट, बट जब हम उन शॉर्ट टेक्निक्स की बात करते हैं तो जब हमारा क्रंच टाइम आता है, विच इज़ जब हम पेपर के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर उन शॉर्ट टेक्निक्स से गलती करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं करी उस शॉर्ट मेथड को अप्लाई करते हुए। तो अगर आप कोई भी शॉर्ट टेक्निक अडॉप्ट करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसके आप कम से कम भी 25 से 30 क्वेश्चंस उसके उस टेक्निक को यूज़ करके अटेम्प्ट करें। अदरवाइज मैं अगर बात करूं कि जब क्रंच टाइम होता है, जब हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मतलब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे इट इज़ ऑलवेज सूटेबल कि आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि टाइम का कांस्टेंट तो होता ही है, बट आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमें पता है कि आंसर गलत होने की हमें बहुत ज़्यादा भरपाई करनी पड़ती है, विच इज़ -1, मतलब 4 तो मिले ही नहीं और नेगेटिव और हो गया। और आपको पता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर एक मार्क्स की कितनी वैल्यू है, तो हम कभी भी मार्क्स के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। हाँ, हमको ज़्यादा जल्दी है, तो ज़्यादा जल्दी तो तब होगी जब हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप सपोजली, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली टारगेटिंग परसेंटाइल्स की, ठीक है, मेरे को तो कि 95 से 99 के बीच में हम टारगेटिंग, तो डिसाइडेड है ना कि आपको पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों है? उस जल्दी में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज करें, ताकि कहीं पर भी गलती करने के चांस नहीं होंगे। जब हम जल्दी करते हैं तो वहाँ पे गलती करने के चांसेस होते हैं, अनटिल अनलेस आपने उस चैप्टर को या उस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर रखा है तो ठीक है, फिर तो आप करिए, ओके। बट मुझे नहीं लगता कि एज अ स्टूडेंट आपके पास 3-3 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको अपने माइंड को 3-3 जगहों पे साइमल्टेनियसली खर्च करना होता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज फॉलो करिए, सो दैट यू एलिमिनेट एनी चांसेस ऑफ मिस्टेक, और आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक हो, ओके। तो मेरा पर्पस सिर्फ आपको बताने का यही है कि मैं इसी मेथड को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं कोई भी आपके साथ शॉर्ट टेक डिस्कस नहीं करूँगा, ओके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में आई कैप, जे कैप, के कैप की मैंने रोल लिख दी है 2 1 1 1 1 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ऊपर यहाँ पर प्लस माइनस प्लस का साइन लगा देंगे। दिस इज अ जनरल मेथड जिसमें हम डिटर्मिनेंट को कुछ इसी तरह से सॉल्व करते हैं, जहाँ पर आप ऊपर प्लस माइनस प्लस का साइन लगा देते हैं। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले पिक करिए इस आई कैप वाली क्वांटिटी को। तो मैंने आई कैप पिक कर लिया। अब मुझे पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आएगा तो मेरे को आई कैप, जे कैप, के कैप तो आएंगे वेक्टर्स में। आई कैप वाला उठा लिया आपने। तो जब आपने आई कैप वाला उठा लिया है तो अब आप क्या करिए, ये वाली जो पूरी रो है, ओके, इसको मैंने स्ट्राइक कर दिया है। इसको मैं अब अपना जो भी ऑपरेशन लगाऊंगा उसमें इसको कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। और आई कैप के नीचे वाला जो कॉलम है उसको भी मैंने स्ट्राइक कर दिया। तो अब मेरे पास बच गए हैं ओनली 4 नंबर्स, और वो 4 नंबर्स जो मुझे हैं दिखाई दे रहे हैं 1 1 1 2। इन 4 नंबर्स को यूज करते हुए आपको क्या करना है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप करेंगे 1 से 2, तो मतलब 1 टाइम्स 2, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो -1 टाइम्स 1। ये जो मेरे पास में निकल के आया, ये मेरे पास में क्वांटिटी है किसकी, एक वेक्टर की, जो कि a क्रॉस b वेक्टर है, जिसमें आई कैप वाला जो चीज़ है वो ये है। अब इसके बाद क्या आएगा, जे कैप। जे कैप के ऊपर आप साइन क्या देख रहे हैं, नेगेटिव, तो आप लगा दीजिए -j कैप। अब बिल्कुल वही चीज़ जो हमने आई कैप के साथ करी थी, वही चीज़ आप किसके साथ करेंगे, जे कैप के साथ करेंगे। तो इसका मतलब ये वाली रो तो आपको कभी कंसिडर करनी ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी रो कंसिडर करेंगे। अब आप इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं,
नाउ दिस इज 2, दिस इज 1। तो अब आप कौन सी रो को कॉलम को स्ट्राइक ऑफ करेंगे? अब आप इस कॉलम को स्ट्राइक ऑफ करेंगे। तो नाउ यू आर लेफ्ट विद दीज नंबर्स 2 1 1 2। तो अगेन ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, सो दिस विल बी 2 टाइम्स 2 माइनस 1 टाइम्स 1। ये हो गया आपके पास में जे कैप। अब कौन सा बचा? के कैप। तो अब के कैप वाली बात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या था? 1 और 1। दोबारा लिख देते हैं उसको। यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 1 था। एंड नाउ आई विल स्ट्राइक ऑफ दी के कैप वाली चीज। तो मैंने के कैप वाली चीज हटा। अब मेरे पास क्या है? 2 1 1 1। तो यहाँ पर प्लस साइन था, तो प्लस के कैप 2 टाइम्स 1 माइनस अगेन 1 टाइम्स 1। अब तो आपको ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उनको सिंप्लीफाई करना है एंड देन यू विल राइट डाउन योर आंसर। तो लिख लेते हैं आंसर को। तो मेरे पास जो फाइनल ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो आपके पास में कितना होगा? वो आपके पास में होगा 2 माइनस 1 1, सो आई कैप। 4 माइनस 1 3, तो माइनस 3 जे कैप। एंड 2 माइनस 1 अगेन के कैप। सो ये मेरे पास जो निकल के आया है, ये मेरे पास क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का। और इस क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या है? इस क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात है कि ये जो वेक्टर मेरे पास में है सी वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। और अगर मुझे चेक करना है कि ये वेक्टर जो मैंने निकाला है ये सच में क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे? सोचिए सोचिए कि हम क्या करेंगे। क्या हमने कोई ऐसा रूल पढ़ा है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? बिल्कुल पढ़ा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। जब भी कोई भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का आप क्या करके देखिए? डॉट प्रोडक्ट। तो करके देख सकते हैं। 1 2 माइनस 3 प्लस 1, तो 3 माइनस 3 इज हाउ मच? 0। यहीं पे इस वेक्टर का इसके साथ करके देखिए। 1 माइनस 3 प्लस 2, अगेन 3 माइनस 3 0। तो हम देख रहे हैं कि हमने जो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, और यही हमारा स्क्रू रूल भी बता रहा था हमें। तो इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर्स का क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और ये हमें कहाँ यूज करना है क्रॉस प्रोडक्ट? जब आप कहीं पर भी किसी भी दो वेक्टर्स से एक वेक्टर क्वांटिटी चाहते हैं और वहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में मैंने एक क्वांटिटी बताई थी वर्क डन, ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट में एक क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं टॉर्क। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? वहाँ पर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे। तो जैसे जैसे आप फिजिक्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इस वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती चली जाती है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था कि ये जो वेक्टर्स है ये बेसिकली एक तरह का आपके पास ऐसा चैप्टर है जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेगा। अगर आपको वेक्टर्स की क्लैरिटी है तो एक जो चीज़ है वो ये कि आपको डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड के साथ दिक्कत नहीं आएगी, जो कि फिजिक्स की पहली रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो भी हम यहाँ पर चीज़ें पढ़ेंगे, फोर्सेस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सबके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो हमें डायरेक्शन अगर समझ में आ गई कि हमें पता लग गया कि इनको किस तरह से हैंडल करना है, तो हमारा 50% जो सिरदर्द है वो वहीं पर एंड हो जाता है। उसके बाद तो फिर हमें उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करना है। तो इसीलिए इस वेक्टर्स चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको समझना है और पढ़ना है, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। और जैसा कि अब हमें पता है कि हमारा जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम है वो आ ही गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली जनवरी है, तो अब आपके पास नवंबर चल रहा है, तो वी हैव 2.5 मंथ्स टाइम। तो उस 2.5 मंथ्स में आप उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करिए जहाँ पर कि वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेंगे। एंड वेक्टर्स इज वन सच चैप्टर। तो आप बस इस लेक्चर को पूरा देख लीजिए, आपका वेक्टर्स पूरा रिवाइज हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको उसके अंदर कोई डाउट मेरे हिसाब से रहना नहीं चाहिए। और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके पास इस वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जहाँ पे वेक्टर्स के ये सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरह से अप्लाई होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा।
एंड इसी तरह से हम आगे आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स और वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच बच्चों।